पंजाब पुलिस ने एक बार फिर दिल्ली तक अपनी गाड़ी दौड़ा दी है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने सुबह सुबह दिल्ली से बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया है। बग्गा पर साइबर सेल में मामला दर्ज किया गया और उन पर केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता केजरीवाल और पंजाब सरकार पर टूट पड़े हैं और इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल ठहरा रहे हैं। तेजिंदर बग्गा दिल्ली से लेकर पंजाब सरकार तक पर तीखे बयान देते रहे हैं और अब मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा है। सुबह ही आज बग्गा की गिरफ्तारी, जिसमें पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम दिल्ली पहुंची और वहां दिल्ली में ही गिरफ्तारी हुई। अब पंजाब पुलिस ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। घर से गिरफ्तार करके ले गई पुलिस, तो पिता ने यह आरोप लगाया कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया वो दरअसल ठीक नहीं था। साइबर सेल के तहत मामला दर्ज किया गया है। केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का यह मामला, जिसके तहत गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अलका लांबा कांग्रेस के नेता, रोपड़ में उनकी पेशी होनी है। कुमार विश्वास, रोपड़ में केस दर्ज हुआ है। पंजाब पुलिस के निशाने पर ये तीनों नेता सारे पंजाब पुलिस वाले थे। पंजाब, यहाँ दिल्ली पुलिस का कोई बंदा नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। ये जबरदस्ती अंदर घुस गए, इन्होंने उसको खींच के घसीटना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मेरे को सर पे कम से कम कपड़ा बांध लेने दो, उन्हें नहीं सी, वो उसको खींच के ले गए। उसके बाद मैं कमरे में गया, अपना फोन उठाया, उसकी वीडियो लेने लगा तो मेरे को वीडियो नहीं लेने दी, मेरे को मुंह के ऊपर पंच किया और जबरदस्ती मेरे को कंधा पकड़ के बिठा दिया। उसके बाद उसने कुछ पंजाब पुलिस कर रही जी, पंजाब पुलिस ही थी वहाँ, दिल्ली पुलिस एक भी पुलिस नहीं थी। दिल्ली पुलिस को तो खबर तक नहीं है जी। उसके बाद उन्होंने वो मेरा फोन लिया और उसके बाद एक एक करके उसको खींच कर बाहर ले गए। पीछे से शायद कोई पुलिस वाले ने कोई कपड़ा उठाया है सर के लिए, उसके लिए वो उसको दिया नहीं दिया मेरे को कोई जानकारी नहीं है। 6:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है, जब 2 पंजाब पुलिसकर्मी जो है उनके घर पर नोटिस देने के लिए पहुंचे। जब वो अंदर पहुंचे, अचानक से ही कई सारे पुलिसकर्मी घर में घुसे, उनको अरेस्ट करने लगे। उनके फादर ने जब इसका अपोज किया, एक वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल जो है वो अपनी वाइफ को कर रहे थे। उनकी वाइफ जो है वो इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर, उनको कॉल कर रहे थे। उनका फोन छीन लिया, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। ये आरोप जो है उनकी मां की तरफ से लगाया जाए। बग्गा का ये घर है, उनका परिवार, उनके दोस्त जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जब से ये मामला सामने हुआ है, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस यहाँ पर पूरे इलाके के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज को खंगाल रही है कि आखिर कितने पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, कौन लोग थे, क्या पूरी घटना थी। उनके परिवार वाले और उनके दोस्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए सर, कितने बजे की घटना थी, क्या कुछ हुआ था? सर सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में आई थी पंजाब पुलिस। 50 आदमी थे और ये अरेस्ट का केस नहीं, किडनैपिंग है ये। अच्छा, क्या कुछ तेजिंदर उस वक्त थे, उनके फादर थे, कौन कौन घर? सिर्फ तेजिंदर और उनके फादर घर पे थे। वो अंदर आए हैं और उसको उठाकर ले गए बस। और यहाँ किसी को इंटीमेट नहीं करा, ना लोकल पुलिस को पता है, किसी को इंटीमेट किए बगैर ही वो ले गए यहाँ से। अच्छा, क्या उस दौरान उन्होंने, उनके जो फादर थे, उन्होंने कुछ बातचीत करने की कोशिश करी उनका फोन वोन से? उन्होंने कोशिश करी है, लेकिन बुजुर्ग हैं तो उन्होंने उनको धक्का मारा और तेजिंदर को यहीं से लेकर चले गए बस। सुबह 8:30 बजे के आसपास? सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच। 8:30 बजे। उनके भाई भी है हमारे साथ तेजिंदर के। ये बताइए कि क्या कुछ था, तेजिंदर के ऊपर मामले जो है वो दर्ज हुए हैं, पंजाब पुलिस लगातार उनको तलाश रही थी, अब उनके ऊपर मामले जो है वो दर्ज हुए, उसमें उसके बाद उनको जो है वो अरेस्ट किया गया है। जी देखिए, ये तो किसी को नहीं पता था कि वो मॉर्निंग में कब आए हैं और लिटरली घर से उठा के उनको ले गए हैं। कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर फिर से विवाद छिड़ गया है। WHO का दावा है कि भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई और असल आंकड़ा सरकारी आंकड़े से 9 गुना ज्यादा है। भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन विपक्ष WHO के सहारे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जो आरोप अभी तक विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं, उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे बड़े संगठन ने अपनी रिपोर्ट में आंकड़ों की शक्ल में पेश कर दिया है। मामला देश में हुई कोरोना से मौत का है। दूसरी लहर के हाहाकार के दौरान देश भर में कई शहरों से शमशान घाट में सामूहिक अंतिम संस्कार की कई तस्वीरें और खबरें आई थी। तब विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए थे कि सरकार मौत के असल आंकड़े छिपा रही है।
दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से अभी तक करीब 5,24,000 मौत हुई है, लेकिन WHO की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है कि मौत का आंकड़ा करीब 47 लाख यानी सरकारी आंकड़ों से 9 गुना ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1.5 करोड़ लोग जान गंवा चुके हैं। WHO की माने तो इसमें सबसे ज्यादा करीब 1/3 मौत सिर्फ भारत में हुई है। जाहिर है WHO का ये दावा भारत सरकार को बेहद चुभने वाला है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारत ने बहुत टाइम से बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि मॉडलिंग के बेस के ऊपर, अजम्पशंस के बेस के ऊपर भारत की मोर्टेलिटी को काउंट करना और एक्सेसिव मोर्टेलिटी का जो रूप दिखाया जा रहा है वो गलत है। हम डिसअपॉइंट हुए हैं WHO के स्टैंड से। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अगर हम 2020 का डेटा देखते हैं, हमारे यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डेथ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होती है। तो हमें जो डेथ का टोटल एनवेलप जो है एक्सेस डेथ का 19 के मुकाबले 19 में नहीं था कोविड, 20 में आ गया, तो 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। वो सारे भी अगर कोविड के हो गए जो नहीं है, फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना ये ठीक बात नहीं है। हालांकि देश में कई संगठन और विपक्षी पार्टियां कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाती रही है, लेकिन आंकड़ों में जमीन आसमान का ये अंतर मानने के लिए सरकार रत्ती भर भी तैयार नहीं है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया 3 वजह बता रहे हैं जिसके चलते WHO के आंकड़े भरोसे के लायक नहीं है। पहली वजह, भारत में जन्म मृत्यु के आंकड़े दर्ज करने का व्यवस्थित तरीका है। दूसरी वजह, WHO के आंकड़े अपुष्ट स्रोतों से और सोशल मीडिया से लिए गए। तीसरी वजह, कोरोना से मौत के मामले में भारत सरकार मुआवजा देती है। इतने लोगों ने मुआवजे का दावा नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ्स रजिस्ट्रेशन का, RGI का। वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। और जब हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम ये है तो WHO को इस डेटा की तरफ नज़र रख के इससे कैलकुलेट करना चाहिए था। दूसरा कारण ये है कि जिस बेसिस पे WHO ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा कारण ये है कि इंडिया हैज़ अ वेरी लिबरल पॉलिसी कि जिनको भी कोविड डेथ्स हुई हैं उनको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। भारत सरकार ओपनली कॉम्पनसेशन दे रही है। इसलिए अगर किसी की भी कोविड के कारण डेथ हुई होती तो वो जरूर आगे आके कॉम्पनसेशन लेते, उनके फैमिली मेम्बर्स आते। अगर उस नंबर को भी हम देखें तो भी वो जो नंबर WHO दिखा रहा है उससे कई गुना कम है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखें तो WHO का जो डेटा वो प्रोजेक्शन है उसमें कोई सच नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि कोरोना से मौत पर मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को फटकार मिल चुकी है। कोर्ट ने भी कहा था कि मौत के सरकारी आंकड़े 100% सही नहीं है, इसलिए मुआवजे की अर्जी खारिज करने से पहले सरकारें अच्छे से सोच विचार कर लें। पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अब WHO की रिपोर्ट। विपक्षी पार्टियों को सरकार पर वार के 2 हथियार मिल गए। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर मौत के आंकड़ों को छुपाने का कुत्सित काम क्यों किया? ये एक डिजास्टर था और ये बहुत बड़ा डिजास्टर था और 4 लाख कॉम्पेंसेशन हर विक्टिम को सरकार को देना था जो अभी तक नहीं दिया गया है, बेहयाई से नहीं दिया गया है। तो एक ही सवाल है, क्या मोदी जी अभी भी कोविड मैनेजमेंट का श्रेय लेते रहेंगे, झुठलाते रहेंगे और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पे अपनी फोटो चिपकाते रहेंगे? WHO की इन नंबर्स के बाद 47 लाख मौतें जो आधिकारिक आंकड़े का 10 गुना है। ये कोई और सरकार नहीं है, ये WHO है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए साथ भारत हमेशा काम करता रहा है। उसने कहा कि जो आंकड़े आपने दिए हैं वो सही आंकड़ों से बहुत अलग है और सही आंकड़ों के हिसाब से जितनी मृत्यु आपने बताया था कोविड में हुई है उससे लगभग 9-10 टाइम्स ज्यादा हुई। कोरोना को लेकर बीते 2 साल में WHO की भूमिका कई बार सवालों के घेरे में आई है। चीन, जहां से वायरस पूरी दुनिया में फैला, उस पर WHO की खास कृपा दिखती है।
इसी के चलते वो कई बार अमेरिका के भी निशाने पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बड़ी खबर कोलकाता के चितपुर इलाके से, जहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने से एक बार फिर से सियासत उबाल पर है। अर्जुन चौरसिया नाम का ये कार्यकर्ता, जिसका शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। बीजेपी ने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें, कोलकाता दौरे पर हैं, लेकिन कार्यकर्ता की मौत के बाद अमित शाह का स्वागत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। खुद गृह मंत्री बीजेपी कार्यकर्ता के घर काशीपुर जा रहे हैं। तो एक बार फिर से बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, ये बात बीजेपी कह रही है। हालांकि शव फंदे से लटका हुआ मिला है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी इस बाबत शुरू हो चुका है। अमित शाह कोलकाता दौरे पर हैं, आपको बता दें, उनके कई कार्यक्रम यहां पर थे, लेकिन कार्यकर्ता की मौत के बाद वो कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। और जानकारी ये है कि अमित शाह खुद कार्यकर्ता के घर जाने वाले हैं, काशीपुर। ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, ये भी जानकारी मिल रही है कि अमित शाह खुद जाएंगे कार्यकर्ता के घर। जी बिल्कुल, अमित शाह गृह मंत्री वो 2 दिन के दौरे पर बंगाल में है और आज दिन के दूसरे भाग में वो कोलकाता पहुंचेंगे। और इस बीच जिस चीज को लेकर बवाल है, यानी जो चल रही जो पोस्ट पोल वायलेंस, एक बार जो बीजेपी कार्यकर्ता है अर्जुन चौरसिया, 27 साल का कार्यकर्ता, उसका मौत हो जाता है। और आज सुबह करीब 7:30 बजे ये काशीपुर का इलाका है, जिसके एक अबैंडन्ड रेलवे क्वार्टर है, जो उनके बिल्कुल घर के पीछे था, वहां से उनकी लटकती हुई शव मिलती है। और फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता तमाम यहां पर पहुंच चुके हैं, और वो शव, उस मृतक जो कार्यकर्ता है, उनके शव इसी घटनास्थल के अंदर है। अब वो लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ देर पहले जो बीजेपी के सांसद थे, उनके साथ यहाँ के जो डीसी नॉर्थ है, उनके साथ बवाल हो गया। वो लोग इनकार कर रहे हैं साफ के किसी भी तरीके से वो शव को बाहर नहीं ले जाने देंगे जब तक गृह मंत्री अमित शाह यहां पर नहीं पहुंच जाते। और इस बात को लेकर आप देख सकते हैं, बिल्कुल घेराबंदी एक तरीके से की गई है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके तरफ से। उसके साथ साथ पुलिस की यहां पर तैनाती हो चुकी है और हम देख सकते हैं कि बहुत से ऑफिसर्स यहां पर पहुंच चुके हैं और वो यहां तक रैब भी यहां पर तैनात हो चुका है। और लग रहा है कि जैसे हमने आपको बताया कि अमित शाह वो आज के दिन के दूसरे भाग यानी 12:30 बजे के बाद वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। अपनी उत्तर बंगाल के सफर का अंत होते ही वो कोलकाता पहुंच जाएंगे। जैसे हमने जिक्र किया, हमने बताया कि आज जो स्वागत कार्यक्रम उनका था वो रद्द कर दिया गया है अमित शाह का। और उसके साथ ही जो तमाम अन्य जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया गया है। वो काशीपुर यहाँ पर आएंगे और जब तक वो नहीं पहुंचते तब तक इसी तरीके से यहाँ पर बॉडी जो है, जो शव है, इसके अंदर है, ये हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसको लेकर बिल्कुल बवाल सा परिस्थिति है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम नेता यहाँ पर है। हम नेता से बात करने की कोशिश करेंगे। जरा बताइए कि अमित शाह के यहाँ पर आने की संभावना है, अभी भी शव अंदर रखा हुआ है, कौन कौन से चीजें हैं जिसको आप सवाल के घेरे में लाना चाहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि जिस तरह से उसको मार के लटका दिया गया, जिस तरह से परिवार, उसके माँ एक विधवा है, उसके 2 बहनें हैं, उनका ये निवेदन था, ये आग्रह था कि बॉडी को अभी ना निकाला जाए, लटके जैसे है वो लटके रहे, हम देखेंगे। तो पुलिस ने जबरन उसको बॉडी को उतारे और पीछे वाले दरवाजे से ले जाने का प्रयास किया। पुलिस ने आकर के लाठीचार्ज करने का प्रयास करी, रैफ बुला करके। अभी आप बताएं, किसी के घर में किसी की माँ का गोद खाली हुआ, कोल खाली हुआ, आप कहाँ उनसे थोड़ा सा भावना से बात करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे? आप यहाँ भी जबरदस्ती कर रहे हैं, यहाँ भी लाठी चला रहे हैं। हम पुलिस कहाँ, यहाँ की इंसानियत कहाँ गया? क्यों आपको ये लग रहा है कि और एक राजनीतिक हिंसा है जिसकी बलि चढ़ी है आपके युवा कार्यकर्ता? देखिए, अर्जुन चौरसिया वाइस प्रेसिडेंट युवा मोर्चा का था वेस्ट मंडल के, वो नेतृत्व दे रहा था आज के बाइक जुलूस में। कल रात को 9 बजे तक इसी विषय पे चर्चा हुआ, मीटिंगें रही और 12:30 के बाद से वो लापता हुआ। वो पोस्ट पोल वायलेंस के बाद घर से बाहर था, फरार था।
बाद में कोर्ट के ऑर्डर से उनको घर पे लाया गया। उनको लगातार उसके फोन पर धमकी आया करता था कि भाई तुम भाजपा करोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, लेकिन वो निडर था और हम साथ मिल करके कर रहे थे भाजपा। हमसे जब बात हुई वो बोले पार्टी आपके साथ रहेगी हमेशा, लेकिन भाजपा करोगे तो आपको मार दिया जाएगा, इसके परिणाम वास्तव में होगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। यानी लगातार दबाव उनके ऊपर था। सबसे चौंका देनी बात यह है कि जो यहाँ पर हम सुन रहे थे बीजेपी के नेता, वो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उत्तर कोलकाता के, वही कह रहे थे जो कल्याण चौबे के क्या जब अमित शाह जब आने वाले थे तब उस दौरान जो बाइक रैली वो निकालने वाले थे उसका अगुवाई ये अर्जुन चौरासिया जो युवा नेता है महज 27 साल का वही करने वाले थे। अब मैं दिखाना चाहूंगा ये वो जगह है, ये वो मंजर है, ये एक अबंडेंट रेलवे क्वार्टर है जो काशीपुर के बिल्कुल जो रेलवे लाइन है जो फाटक है उसके बगल में है। इसके अंदर से ये शव बरामद हुआ है। पुलिस की माने उनके परिवार के लिए शव कब ले जाया जाएगा ताकि मौत के कारणों का पता चल सके? रात परिवार के बेटे की वो करीब शाम 8:30 बजे घर तो लौटे थे, लेकिन उसके बाद फौरन वो उनके ना तो वो फोन पर मिल पा रहे थे, पुलिस तक परिवार तक रही। जरा आप साथ परिवार वाले अब क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनवा देते हैं। आपका बेटे का नाम क्या है? हाँ, आपका पोता है ये? हाँ। क्या नाम है उनका? अर्जुन। अच्छा, तो किस तरीके से उनकी मौत हुई? हम लोग को मालूम नहीं बाबू कैसे मौत हुआ, हम लोग आंख से देखा नहीं। हाँ, आज 8:30 बजे रात को आया, महीना उठा करके मालूम नहीं, खबर लगा कि महीना उठाया है। ऐसे यहाँ से बरंडा में रख दिया, टिफिन रख के बाहर निकल गया। क्या कुछ बोला था? कुछ नहीं, कुछ झगड़ा तकरार कुछ नहीं। क्या काम करता था आपका बेटा? गंजी कारखाना में काम करता था। कोई तकलीफ में था कुछ दिनों से? नहीं, कुछ नहीं, हमारा घर में कोई झगड़ा तकरार करने वाला नहीं है। रात के जब बाहर निकल गया 10:30 बजे रात के हम लोग खोजने लगा कि आएगा खा लेगा तो हम लोग भी खाएगा। हाँ, पता नहीं चला। 12:30 बजे रात के थाना में खबर दिया, पुलिस भी खोज नहीं किया। रात भर हम लोग नाली सब खोजा कि कहाँ लड़का है, कोई नशा भांग नहीं। ए बेला वो गोरू जो रखा है, 6 बजे उठा है इधर में भूसी लेने, गोरू का खाना रखा था, वही देखा है तो चिल्लिया किया तो हम लोग देखा है। अच्छा बाबू आप बता, यहाँ पर वो अक्सर आता था? हाँ, इस इलाके में, इस बिल्डिंग में क्या वो आता था? नहीं, आगे तो लोग रहता था। आपके मन में क्या सवाल है इस मौत को लेकर? हमारा सवाल यही है कि देखो आप अपने से फांसी लगाएगा तो लटक जाएगा, नीचे में कुछ रहेगा और नीचे में कुछ भी नहीं है, दोनों पाँव इस तरह है, हाथ ऐसे है, जमीन में पाँव, इसके कैसे हुआ यही हम साबुत कि कोई मारा है कि क्या किया है, साबुत चाहिए। पॉकेट का पैसा नहीं है, उसका मोबाइल है, मोबाइल में फोन करता है, फोन लगता नहीं है, तो हमको इसका साबुत चाहिए। मोबाइल में चेक करिएगा, जो मोबाइल में फोन कराएगा उसी को पकड़िएगा आप लोग। आपका नाम? हमारा नाम राम दुलारी चौरसिया। हाँ, 25 बरस हुआ बाप के मरले, 6 महीना का बाप छोड़ के मारा हम लोग। कोई प्रॉब्लम चल रहा था, किसी ने कुछ नहीं। तो एक बार फिर सीए को लेकर सियासत गरमाई और इस बार बंगाल दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री ने कहा कि देश में सीएए लागू होकर रहेगा। गृहमंत्री के इस बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर चुनौती दे डाली और कहा कि पहले संसद से बिल पास करा लें। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भीजिए, भारत माता की। फिर सीए पर सियासी घमासान है, सीए का चिन्ह फिर से निकला है और सियासत की शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल से, जहां गृहमंत्री अमित शाह दौरे पर है। दौरे के पहले ही दिन गृहमंत्री ने सीए पर बयान दिया। ममता के गढ़ सिलीगुड़ी में रैली के दौरान शाह ने ऐलान कर दिया कि सीए था, है और हकीकत भी बनेगा, बस कोरोना काल के खत्म होने का इंतजार है। तृणमूल कांग्रेस सीए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीए
जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। सीए पर गृह मंत्री का बयान आते ही ममता ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बगैर देरी किए शाह के बयान को लेकर पलटवार कर दिया। कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ लोगों को भरमा रही है। ममता ने पूछा कि सरकार संसद में बिल क्यों नहीं पेश करती। देखिए, दिस इज देयर टाइम, दे हैव नॉट अमेंडेड इवनिंग ऑफ सीट, दैट इज लैप्स, द बिल इज आल्सो लैप्स, व्हाई दे हैव नॉट ब्रिंगिंग दिस बिल टू दिस parliament, and why they are asking me, they should have asked their minister who are raising this care issue every day. It is their internal matter, they are imposing it to other political parties. It is not that you are playing the ball, it cannot play, you cannot play one-sided, it is both-sided. ममता सरकार पहले से सीए के खिलाफ रही है। 27 जनवरी 2020 को ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीए के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया था। टीएमसी का आरोप है कि सीए देश के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए है। अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर फिर ममता सरकार ने वही बागी अंदाज दिखा दिया है। वैसे सीए पर सियासी अदावत से हटकर भी गृह मंत्री शाह ने ममता सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कटमनी और हिंसा का राज है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसे लेकर भी ममता का पलटवार हुआ। आज बंगाल के अंदर अत्याचार कम हुआ है क्या? जोर से बोले, हुआ है क्या? कटमनी बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार बंद हुआ है क्या? यहाँ पर कानून का राज नहीं है, यहाँ पर जो सत्ता में है उनकी इच्छा का राज चल रहा है। बयानबाजी चलते हैं, घर से ईडी को ऑपरेट करते हैं, सीबीआई को ऑपरेट करते हैं, इनकम टैक्स को ऑपरेट करते हैं, और जो भी गंदा काम है उसको ऑपरेट करते हैं, और राज्यों में कैसे आग लगे इसको फैलाने के लिए वो ऑपरेट करते हैं होम मिनिस्ट्री से। एक दुख की बात है, उन्होंने देश को टुकड़ा करने चाहता है। हम देश को एकता बनाने के लिए, एकता करके रखने चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वक्तव्य है, और उसका वक्तव्य है सब तोड़ दो, फाड़ दो, आग जला दो। वी डोंट एक्सेप्ट दिस। ममता सरकार और केंद्र के बीच मुद्दों पर तनातनी नया नहीं है। अब एक बार फिर से वही तस्वीर दिख रही है। ममता और बीजेपी की सियासी अदावत के बीच आज कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में अहम कार्यक्रम है। कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय का है। न्योता राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी है, लेकिन मुख्यमंत्री को निमंत्रण नहीं भेजा गया। अब इस मसले पर भी सियासत तेज होने की उम्मीद है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हैदराबाद की खबर का रुख करेंगे, जहां पर एक शख्स की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब उस शख्स की पत्नी ने अपने परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, लड़की का इल्जाम है कि उसके सगे भाई ने पति की जान ले ली। आज तक से खास बातचीत में उसने पूरी असलियत बताई है। आपको दिखाएंगे इस वारदात का पूरा सच, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें देखिए। जनवरी में हैदराबाद की आश्रीन सुल्ताना ने नागराजू के साथ 7 फेरे लिए थे, लेकिन ये शादी आश्रीन के घर वालों को मंजूर नहीं थी। इसी वजह से 2 दिन पहले नागराजू की हत्या कर दी गई। वो तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। हत्यारों से जान की भीख मांगता रहा। पत्नी आश्रीन सुल्ताना गिड़गिड़ाती रही, भाई के पैर पकड़कर अपने पति की जान की भीख मांगती रही, लेकिन कातिल नहीं माने। हैदराबाद में बुधवार की रात बीच सड़क पर ही नागराजू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरे हस्बैंड को सर पे मारते गए। मेरे हस्बैंड बोले कि मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, क्यों मारोगे। लास्ट वो बात एक ही बोले उन्होंने
उसके बाद मेरे हस्बैंड को मारते गए, तो जब मैं वो लोग को ढकल ली ना, ऐसा मतलब धक्का दी के मेरे हस्बैंड को मत मारो बोल के, जब मेरे भाई का फेस दिखा। आज तक से आश्रिन ने खास बातचीत की और बताया कि कैसे उसके पति की जान के दुश्मन बन गए उसके अपने ही परिवार वाले, उसका अपना भाई। वो अब आंखों में आंसू लिए अपनी आप बीती बता रही है। मेरे दिल को तो इतनी तकलीफ हो रही कि सर, जैसा वो मेरे हस्बैंड को मार रहे सर, मैं उनको मारूं सेम वैसी। जो मेरे हस्बैंड को जो तकलीफ हुई उनकी सांस जाते वक्त, मुझे उतना वही है सर मेरे दिल में, बस उतना ही। ये हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सब इंसान ही है। अब मेरे भाई तो मुस्लिम है सर, मुस्लिम रह के भी उन्होंने इतने बुरे तरीके से मारे उन्होंने, तो उसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं रहता सर, इंसानियत रहना के। बुधवार की रात नागराजू अपनी पत्नी आश्रिन के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी आश्रिन का भाई मोबिन अपने दोस्तों के साथ आ धमका। उसके सिर पर खून सवार था। पहले उसने नागराजू पर रॉड से हमला किया, फिर चाकू से कोट डाला। आरोपी की बहन चीखती चिल्लाती अपने पति की जिंदगी की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी नहीं माने। भीड़ तमाशबीन बनी रही। 15-20 मिनट तक हमला होता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कोई भी हेल्प के लिए नहीं है सर। ये तो मतलब कुछ जंगल में वैसा भी नहीं, ये तो मतलब पूरा ट्रैफिक था सर, बहुत लोग थे कि पूरा फुल ट्रैफिक था। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि मेरे रात की जान नहीं बचा सकते बोले, जैसा कुछ भी नहीं था सर। अगर ये समाज अच्छा रहा तो मतलब एक इंसान की जान जा रही बोले तो वो लोग को तकलीफ क्या है मालूम बोले, तो वो हेल्प करे तो आज राज बोल के नहीं, किसी को भी ऐसा जान नहीं जाती सर। नागराजू और आश्रिन में 10 साल से दोस्ती थी। जनवरी में ही दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी रचाई थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। क्लासमेट्स थे सर, मतलब हम दोनों एक साथ ही स्टडी कर रहे हैं। हम 10 ईयर्स से मालूम मालूम तो 10 ईयर्स से थे उन्होंने, लेकिन 6-7 ईयर्स हुआ के हम शादी करना शायद डिसाइड कर रहे थे। सरेराह हुई नागराजू की हत्या ने सियासी रंग ले लिया है। हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बीती रात ही कैंडल मार्च निकाला और इंसाफ की मांग की। हालांकि पुलिस भरोसा दे रही है कि कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। विदिन 24 అవర్స్ ఈ కేసులో మనము అరెస్ట్ చేసినాము. అట్లాగే ఇది కేసులోది మన ఏసీపీ ఎల్బినగర్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఇది ఐఓగా ఉన్నారు. సో ఇది కేసులో దర్యాప్తు కూడా చాలా త్వరగానే కంప్లీట్ చేసిస్తాము. అట్లాగే ఈ కేసులు మనం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్ లోని ట్రయల్ కోసం కూడా అప్లై చేస్తాము. సో ఇది ట్రయల్ కూడా తొందరగా కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు విల్ ఇన్ష్యూర్ ఇట్. इस मामले में पुलिस ने आश्रिन के भाई मोबिन समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ और आरोपियों की तलाश है। हत्या के 24 घंटे के भीतर ही हैदराबाद की रचकुंडा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जांच का दायरा और बढ़ाया गया है और अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। एक एसीपी रैंक के अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सुल्ताना ने हत्या के प्रमुख आरोपी अपने भाई को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ आशीष, आज तक हैदराबाद। 2 साल बाद भक्तों को आज फिर से बाबा केदार के दर्शन मिल रहे हैं। सुबह शुभ मुहूर्त में रीति रिवाज के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम धामी करीब 10,000 श्रद्धालुओं के साथ मौजूद रहे। ओम नमः शिवाय। 2 साल बाद खुल गए कपाट, पूरा हुआ इंतजार। जय बाबा केदार। घड़ी जैसे ही सुबह 6:25 पर पहुंची, बाबा केदार के भक्तों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। 2 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ और श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन हुए। 2 साल से केदारनाथ यात्रा कोरोना के साये में रही। बाबा के कपाट तो अपने तय वक्त पर खुलते और बंद होते रहे, लेकिन कोरोना पाबंदियों के चलते भक्तों को बाबा के दर्शन 2 साल से नहीं हुए थे।
आखिरकार दुश्वारियों का वक्त बीता और बाबा ने भक्तों को दर्शन भी दिए और आशीर्वाद भी दिया। कपाट खोलने की रस्म परंपरा और रीति रिवाजों के साथ पूरी की गई। शुभ मुहूर्त पर केदारनाथ के प्रधान पुजारी के आवाज से आर्मी बैंड के साथ बाबा केदार की डोली को मंदिर परिसर की ओर लाया गया और जय बाबा केदार के उद्घोष के बीच कपाट खोल दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। केदारनाथ मंदिर को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। आज कपाट खुलने के मौके पर दर्शनों के लिए 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। 31 मई तक केदारनाथ यात्रा के लिए 1,90,000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा के लिए 5 जून तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के 21 किलोमीटर के पैदल रास्ते पर भी भारी तादाद में श्रद्धालु हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम के बाद अब 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ 4 धाम यात्रा 2 साल बाद पूरी तरह से संचालित हो जाएगी। कोरोना काल में आर्थिक नुकसान झेल चुके व्यापारी 4 धाम यात्रा शुरू होने से बेहद उत्साहित हैं। बहुत अच्छा लगा देखने में। पीछे शंकराचार्य की नई मूर्ति भी लगी है, नया चीज है, नया कुछ किया मोदी जी ने, वो भी अच्छा लगा देखने में। और डोली अभी अभी आई है, डोली के साथ साथ भी हम लोगों ने बम बम भोले के नारे लगाए हैं, वीडियोग्राफी की है, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने यात्रा फिर से शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना नियमों और प्रोटोकॉल को लेकर श्रद्धालुओं को बार बार जागरूक किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।